दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वो ITI के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर जो ऊष्मा वाला चैप्टर होता है उसका आगे का वीडियो है और ये मैं आपको निमी की किताब में से पढ़ के समझाने का प्रयास करूँगा। और इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर ध्यान से समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है तापमापी उपकरण, थर्मामीटर के प्रकार, पायरोमीटर और ऊष्मा का स्थानांतरण, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, पायरोमीटर एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्योंकि इस पर सवाल बहुत आते हैं इसलिए इसको बड़े ध्यान से हमको समझना है। तो पहला इसमें पॉइंट है ऊष्मा ऊर्जा को मापना, मेजरिंग हीट एनर्जी। ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं में प्रकाश, ध्वनि तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। इससे हम आसानी से स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा को माप सकते हैं। मिश्रण विधि द्वारा ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कैलोरीमीटर कहा जाता है। यह बेलनाकार आकार का बर्तन और अधिकतर तांबे का बना एक घन होता है। जब कैलोरीमीटर में गर्म, ठोस या तरल पदार्थ को ठंडे, ठोस या तरल पदार्थ से मिलाया जाता है तब ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों पदार्थों का तापमान समान हो जाए। उसी समय कैलोरीमीटर भी उसी तापमान पर पहुंच जाता है। यहाँ नियम होता है लॉस ऑफ हीट बाय सॉलिड और लिक्विड बराबर हीट एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर। यानी कि जो एनर्जी का जो लॉस है वो सॉलिड और लिक्विड के द्वारा जो लॉस होता है वो दूसरे सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस द्वारा उसको अब्जॉर्ब किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। साथ में जो हमारे कैलोरीमीटर होता है उसमें भी कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। मापन करना, मेजरमेंट। तापमान का सामान्यतः डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। इस प्रणाली में जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में परिभाषित करते हैं और जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में परिभाषित करते हैं। केल्विन तापमान पैमाना 0 से प्रारंभ होती है। 273 डिग्री तक तापमान के अंतराल एक समान होते हैं। इसलिए 273 डिग्री केल्विन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए 20 डिग्री अगर सेंटीग्रेड को हमको केल्विन में बदलना है तो हम इसके अंदर 273 जोड़ देंगे तो ये 293 डिग्री केल्विन हो जाएगा। यानी कि जो भी आपको सेंटीग्रेड पैमाने की जो वैल्यू है उसको अगर केल्विन में बदलना है तो हमको 273 में उसको जोड़ना पड़ेगा, तब हमारी केल्विन में उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। उपकरण, विद्युत घटना, उद्दीप्ति, विकिरण, गलन तथा तापमान को मापने और पढ़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण सामग्री के गुणों में परिवर्तन को ध्यान में रख सकते हैं। थर्मामीटर / तापमापी, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि तरल पदार्थ और ठोस तब फैलते हैं जब वे ऊष्मा / गर्मी के अधीन होते हैं। पारा और अल्कोहल समान रूप से फैलते हैं जब ऊष्मा प्रवाहित की जाती है और तरल कोशिका ट्यूब के थर्मामीटर में अधिकतर पारा का उपयोग इसके गुण इसमें होते हैं चमकदार और कांच की नलियों का पालन नहीं करता है और हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। इसके अंदर जो पारा होता है वो कांच की नलियों में चिपकता नहीं है, इसलिए भी इसको हम काम में लेते हैं के कारण किया जाता है। द्विध्रुवीय थर्मामीटर में विभिन्न विस्तार के गुणांक के साथ धातु होते हैं। तापमान बढ़ने पर द्विध्रुवीय थर्मामीटर में हल्का एक सर्पिल के रूप में मुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, ये थर्मामीटर है, ये मेल्टिंग पॉइंट आइस वाला ये थर्मामीटर दूसरा है, ये कैपिलरी ट्यूब वाला है और ये बाईमेटेलिक थर्मामीटर हाफ द कास्टिंग रिमूव्ड। तो दो तरह के ये दे रखे हैं इसके अंदर। पायरोमीटर,
ताप विद्युत पायरोमीटर उस सिद्धांत पर आधारित है जो विभिन्न धातुओं के तारों के मध्य टांका लगाने वाले बिंदु पर होता है। वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए जब गर्म की जाती है, वोल्टेज तार के गर्म और ठंडी बिंदुओं के तापमान पर निर्भर करता है। थर्माकोल तत्व तांबे और निर्धारित 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक या प्लेटिनम रोडियम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आकार के होते हैं। रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग लाल गर्म धातुओं का तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापने के लिए किया जाता है। यह ऊष्मीय उपकरणों को प्रकाशिकी लेंस से ऊष्मीय तत्व में फोकस करती है। मीटर पैमाना डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इंगित करता है। तो यहाँ पर हमारा एक सवाल हो सकता है कि रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग कितने टेम्परेचर तक के लिए किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा हमारा 3000। तो यहाँ पर ये चित्र दे रखा है। इन दिस रेडिएशन पैरामीटर थर्मल रेडिएशन इज फोकस्ड ऑन द सोल्डरिंग पॉइंट ऑफ ए थर्मोकपल। तो यहाँ पर ये हमारा लेंस होता है, ये बल्ब होता है, इसका एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट का जो लाइट होती है वो इसके लाइट से मैच करती है, उतनी यहाँ पर रीडिंग आती है। तो उस तरह से इसको काम में लिया जाता है। एक हमारा नीचे ये चित्र दे रखा है, ये भी थर्मोकपल के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर ये बिंदु होता है, दो तार अलग अलग धातु के होते हैं और इनको जब भट्टी में लगाया जाता है तो यहाँ पर रीडिंग दिखाई देती है। इसके बाद है ऊष्मा का संचार, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और कार्य करने में सक्षम है। ऊष्मा एक गर्म निकाय से ठंडे निकाय में प्रवाहित होती है या उच्च तापमान के बिंदु से निम्न तापमान के बिंदु तक जितना अधिक तापमान का अंतर होगा उतनी ही तेजी से ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऊष्मा का संचार 3 तरीकों से होता है। पहला होता है चालन द्वारा, दूसरा होता है संवहन द्वारा और तीसरा होता है विकिरण द्वारा। तो पहला पॉइंट है चालन, जिसको कंडक्शन कहते हैं। चालन संपर्क द्वारा ऊष्मा ऊर्जा के संचरण को दिया गया नाम है। ऊष्मा का स्रोत चालन के संपर्क में है। धातु की छड़ एक थर्मामीटर के संपर्क में है। चालकता के कारण ऊष्मा अंतिम सिरे से मुक्त अंत तक स्थानांतरित होती है। सामान्य तौर पर अच्छे विद्युत चालन भी ऊष्मा के अच्छे चालन होते हैं और अच्छे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी अच्छे ऊष्मा के अच्छे चालन होते हैं। एक अच्छा ऊष्मारोधी आवश्यक रूप से उच्च तापमान के साथ जरूरी नहीं है। इसके बाद संवहन है, कन्वेक्शन। संवहन ऊपर की ओर प्रवाह होने वाले ऊष्मा ऊर्जा के संचरण को दिया गया नाम है। नर्म होने पर द्रव्य तरल कम सघन हो जाता है और इसकी गतिशीलता के कारण इसी तरह के एक समान लेकिन ठंडा और अधिक सघन द्रव द्वारा ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, जैसे घरेलू गर्म पानी की व्यवस्था, मोटर कारों में शीतलन प्रणाली इत्यादि। तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको जब गर्म किया जाता है तो नीचे जब उसके जो अणु होते हैं वो भारी होने की वजह से गर्म होने के बाद वो हल्के हो जाता है और ऊपर आ जाते हैं, और जो ऊपर ठंडे जो अणु होते हैं वो भारी होने की वजह से नीचे चले जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो संवहन की प्रक्रिया कहलाती है और इसके अंदर जो तरल पदार्थ से ही ये क्रिया होती है। इसके बाद है विकिरण, रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से ऊष्मा वास्तव में संपर्क में आए बिना ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अंतरिक्ष में प्रसारित होती है। ये तरंगे प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगों के समान हैं। वे लेंस द्वारा अपरिवर्तित हो सकती हैं और दर्पणों द्वारा परावर्तित होते हैं। ये विकिरण को अवरक्त कहते हैं। विकिरण को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष से होकर यात्रा करती है। तो हमारे जो सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य इतनी दूर होने के बावजूद गर्मियों के दिनों में हम गर्मी महसूस करते हैं और इसके अंदर जो विकिरण की सहायता से ये ऊष्मा का संचरण होता है। तो विकिरण के अंदर जो हमारी ऊष्मा का संचरण होता है वो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
ऊष्मा का संचरण 3 तरीकों से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। ऊष्मा का विस्तार, एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। जब किसी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसका विस्तार होता है और इसका आयतन बढ़ जाता है। इसी तरह जब इसे ठंडा किया जाता है तो यह सिकुड़ता है और आयतन कम हो जाता है। और गर्मियों के दौरान विस्तार देने के लिए रेलवे ट्रैक की लाइनों के मध्य में छोटा अंतराल छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो रेलगाड़ियां पटरी से उतर जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे गैप नहीं होगा तो वो रेल की पटरियाँ जो है जब गर्मियों के दिनों में एक्सपेंड होंगी, बढ़ेंगी, तो गैप नहीं होने से वो टूट जाएंगी। पानी को गर्म करते समय 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन बढ़ता है और उसके पश्चात पानी की आयतन कम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के डाटा से संबंधित किसी भी गणना के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई घनत्व, आपेक्षिक घनत्व वाला लेते हैं तो उसके अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंशन किया जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आयतन 0 से 4 डिग्री तक आयतन बढ़ता है और उसके बाद पानी के आयतन में कमी होती है। अगर आपको ये वीडियो यही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कमेंट्स लिखने हैं तो आप मेरे चैनल पे आकर उस डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जा कर के अपने कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे मैं पढ़ करके आपके उत्तरों को जवाब दे सकूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।